प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है ठीक तरीके से कि आरपीएससी ने प्रोफेसर परीक्षा की जो डेट है वो थर्ड पेपर की अनाउंस कर दी है। थर्ड पेपर अर्थात राजस्थान का सामान्य अध्ययन, और थर्ड पेपर की डेट तय करी है 7 जनवरी। ठीक है, अब 7 जनवरी चूंकि डेट तय कर ली है और 7 जनवरी को बहुत अधिक समय बचा नहीं है। मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2 महीने शेष है हमारे पास में, तकरीबन 60 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस अवधि में हमें किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करना है, किस तरह से अपने आप को एक प्रकार से रणनीति में डालना है, उस विषय पे बात करूंगा। दूसरा, अभी आरएएस मेंस के एग्जाम भी हैं, प्रोफेसर के एग्जाम भी हैं, तो किस प्रकार से बैलेंस करना है। तीसरा बिंदु ये भी था कि आरपीएससी काफी सख्त दिखाई दे रही है और अभी अभी इन्होंने आरपीएससी के अंदर से 2 नोटिस भी निकले कि फॉर्म विड्रॉ से रिलेटेड, तो उससे संबंधित भी बात करनी। मार्केट में बहुत सारे कंफ्यूजन बने हुए हैं, तो सोचा 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा सत्र लेके आपको सारी चीजें स्पष्ट कर दूं। तो इन 7 बिंदुओं पे मैं बात करूंगा और एक एक बिंदु को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहला कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट में वो ये है कि चूंकि थर्ड पेपर जो है वो राजस्थान के अध्ययन का है, जिसमें इतिहास राजस्थान का, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का करंट शामिल है। कंप्लीट राजस्थान का प्रत्येक पार्ट से 20-20 प्रश्न आते हैं। इतिहास संस्कृति से 20 प्रश्न, 20 इकोनॉमिक्स से, 20 भूगोल से, 20 पॉलिटी से, 20 करंट से आते हैं और एक भी इंडिया जीके का प्रश्न नहीं आता। कंप्लीटली राजस्थान जीके का पेपर है वो। तो दिक्कत ये है कि हाल ही में नए जिले बनाए गए, संभागीय व्यवस्था चेंज होगी, जिलों की राजनीतिक स्थितियां चेंज होगी, भौगोलिक सीमाएं बदल गई, तो ऐसी स्थिति में कल्चरल के काफी पार्ट चेंज हो गए और ज्योग्राफी में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में डाउट ये है कि जो अभी तक चल रहे थे फैक्ट वही पढ़े जाएं या नई ज्योग्राफी के डेटा देखे जाएं, तो इसको लेके काफी कंफ्यूजन है। तो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं आपको कि ये जितने भी परिवर्तन हुए हैं अभी भूगोल के अंदर, ये मान के चलिए कि 1 साल तक तो परीक्षाओं में पूछेंगे नहीं। हाल ही में आरएस के पेपर में सिंगल प्रश्न नई भूगोल से नहीं था। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि 7 जनवरी को होने वाले थर्ड पेपर के अंदर नया कुछ भी नहीं है। अभी तक जो पुस्तकें चल रही थी वही पढ़ते आइए आप, आपका जो कंटेंट आपने पढ़ा था वही वापस पढ़िए। आपको बिल्कुल भी ऐसे होच-पोच होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही पूछा जाना जो अभी तक पूछा आया जाता रहा है। बाकी क्या किताब वगैरह ने इन सब ने थोड़ा-सा ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि ये बदल गया, वो बदल गया, कुछ नहीं है। अभी तक सरकार ने जो है वो जिलों की क्षेत्रफल भी तय नहीं किए, उनकी वेबसाइट्स अपडेट होगी, क्षेत्रफल आएंगे उसके अंदर, प्रॉपर सीमांकन होगा, उसके बाद जाके कई सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे सामने आएगी, फिर जाके 1 साल बाद में अपडेट भूगोल है वो सामने आना शुरू होगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और रही बात, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि चलो एक आधा प्रश्न आ भी गया तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20 में से 1-2 प्रश्न अगर नए भूगोल से आते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी जानकारी में होंगे, अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस मोटा मोटा ये ध्यान रखना कि कौन से संभाग बनाए हैं, कौन से जिले बनाए हैं, कौन सी कमेटी थी, किस जिले को तोड़ के कौन सा जिला बनाया, बस ये कमेटी की रिकमेंडेशन ध्यान रखना। बाकी वो भूगोल वही पढ़ना है जो भूगोल अभी तक चला आया, बिल्कुल डाउट में ना रहे। ठीक है, चाहे संस्कृति हो चाहे आपके, वैसे भी आप देखना पूरे पेपर में जिलों से रिलेटेड प्रश्न आते आखिर कितने हैं, 1 या 2 प्रश्न आते हैं, जो आपको ज्यादा ऐसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप वही पढ़े पुराना जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा बिंदु था समसामयिक कब तक की पढ़नी है आखिर, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है। देखिए 7 जनवरी को पेपर है, तो आप मान के चलिए कि 15 दिसंबर तक का आपको करंट पढ़ना है। ठीक है, अब 15 दिसंबर 2023 तक का करंट पढ़ना है। अब बात ये आती है कि 15 दिसंबर 2023 तक का करंट पढ़ना है तो कहाँ से शुरू करना है। तो देखिए जैसे 20 प्रश्न आते हैं तो 20 में से लगभग 70-80% सवाल है वो लास्ट 6 महीने के होते हैं। ठीक है, और बाकी 30% सवाल ऐसे होते हैं जो आपके लास्ट स्टार्टिंग के 6 महीने के होते हैं। तो करीबन करीबन आप मान के चलिए, अगर आप जनवरी 23 से लेकर और दिसंबर 23 तक का अगर आप जीके करंट अफेयर पढ़ लेते हैं तो बेहतर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी इससे पुराना आता तो वैसे कोई सही नहीं कर पाएगा। वैसे भी सरकार ने इस साल में बहुत अधिक कार्य करवाए हैं, इससे पहले वैसे कोविड में बहुत कुछ हुआ नहीं था। तो 1 साल का करंट आप पढ़ लेना और इस हेतु
आप है वो नाथ की पुस्तक पढ़ सकते हैं और मूमल पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास में हो। और भी आप कोई देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हो, कोई भी वार्षिक अंक ला के पढ़ सकते हो, या फिर जो मंथली चल रहे हैं वो भी आप है वो आप कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, अखबार से नोट्स वगैरह बनाते आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि नाथ या मूमल से या फिर और भी आपके पास में कोई पुस्तक है उससे पढ़ सकते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। बाकी मार्केट में खूब सारी चीजें आएगी करेगी, उनमें ऐसे भ्रमित ना हो। बेहतर ये होगा कि एक आधी किताब इनमें से चूज कर लेना और वो आपके 12 किताबें लाके पढ़ लेना, ठीक है। ये शायद मासिक आती है, ये द्वैमासिक ऐसा कुछ है, जो भी आप मार्केट में पता कर लेना और पढ़ लेना। 1 साल की पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों पढ़ोगे तो क्या है कि कुछ चीजें कॉमन आएगी, कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलेगी। ऐसे करके 20 प्रश्नों का काम यहाँ पे आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो करंट कब तक का पढ़ना है? 1 साल का पढ़ना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। और ये किताब मैंने बता दिया आपको। तीसरा बिंदु ये था कि फॉर्म विड्रॉ करने का जो आरपीएससी ने आदेश जारी किया था, उसमें क्या मामला है। देखो उसमें ये है, बहुत ही ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास में नेट नहीं है, मान लो, ठीक है, नेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप फिर भी पात्र है, क्योंकि नेट जो है वो आपके इंटरव्यू के फर्स्ट डे तक आवश्यकता होती है, ठीक है। आपको विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एमए फाइनल ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, आप एमए फाइनल ईयर में हैं अभी, तो भी आपको विड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एमए फाइनल ईयर में आप एडमिशन ले चुके हैं तो विड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। एमए नेट नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको विड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, एमए फाइनल में तो भी विड्रॉ नहीं करना है। अब बात ये आती, अगर आप एमए प्रीवियस में हैं अभी, ठीक है, एमए या एमएससी जो भी आपकी, जो भी एमकॉम वगैरह जो भी, इसके अगर आप प्रीवियस में ही पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रीवियस में पढ़ रहे हैं और अगर आप फाइनल में अभी तक एंटर नहीं किए, तो आपको फॉर्म वापस लेना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो आरपीएससी कल को कोई कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। बहुत स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ आरपीएससी की विज्ञापन आप पढ़ोगे तो, कि अभ्यर्थी जो है वो अंतिम वर्ष में शामिल हो चुका हो या होने वाला हो। होने वाले का तात्पर्य ये माना जाता है कि जो भी प्रीवियस एग्जाम है उसका परिणाम, प्रीवियस एग्जाम का जो परिणाम है वो आपके आ चुका हो फॉर्म की अंतिम तिथि तक, ठीक है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी, अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका अगर प्रीवियस का रिजल्ट नहीं आया था तो आप पात्र नहीं है। ऐसा मैं आपको विज्ञप्ति के आधार पे कह रहा हूं और ये मेरा प्रैक्टिकल ज्ञान भी है, ठीक है। क्योंकि आरपीएससी में ऐसे हमने कई केस देखे। तो आरपीएससी 2 चीजें देखती है। पहला ये देखती है कि जब फॉर्म की लास्ट डेट थी, कॉलेज लेक्चर की फॉर्म की लास्ट डेट, संशोधन की डेट नहीं, फॉर्म की लास्ट डेट, जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट थी उस दिन तक आपका एमए प्रीवियस का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये पहली बात है। अच्छा, कोटा जैसी स्थिति में ये हो रखा है, कोटा में क्या हुआ है कि फाइनल के फॉर्म भरवा दिए गए हैं, ठीक है, और प्रीवियस का कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोटा से लिखवा के लेके आ जाओ कि भाई मैं, ये बच्चा जो है वो इस तारीख को एम फाइनल में प्रवेश हो चुका था, तो वो पात्र हो जाएगा, अन्यथा उसको भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एमए फाइनल में नहीं है या एमएससी फाइनल में नहीं है, प्रीवियस में है और प्रीवियस की परीक्षाएं दे दी, रिजल्ट नहीं आया था या परीक्षाएं नहीं हुई, ऐसे बच्चों को विड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब बच्चे ये थे कि सर मेरे एमए तो हो रखा है लेकिन नेट नहीं है, कोई बात नहीं, नेट आपको इंटरव्यू तक करनी है। कोई बच्चे कह रहे हैं सर मेरे एमए फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हुए, कोई बात नहीं, आपका प्रीवियस का रिजल्ट जो है वो आपके लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट तक। अगर कल को सरकार वापस अगर फॉर्म भरवा देती है तो फिर वो नई डेट काउंट होगी, वो बाद की बात है। अभी स्थिति ये है कि जो लास्ट डेट थी उस तक आपका एमए प्रीवियस का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप पात्र हैं, अन्यथा आपको फॉर्म विड्रॉ कर देना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सलाह है आपको, ठीक है। तो ये बिंदु आपके समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे जिनके एमए में 50% नहीं थे, वो फॉर्म भरने के लिए नेट वगैरह में एलिजिबल नहीं थे, उनकी स्थिति अभी वैसे क्लियर नहीं है। लेकिन आप एमए में परसेंटेज कम भी है, लेकिन एमए आपका अगर पूर्ण है तो उस बेस पे आप विड्रॉ नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखना। तो फॉर्म विड्रॉ की मैंने बता दी स्थिति। तो नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, एमए फाइनल ईयर में हो तो भी कोई बात नहीं। हाँ, अगर एमए प्रीवियस का रिजल्ट भी अगर नहीं आया हुआ है लास्ट डेट तक, लास्ट डेट के अगर एक दिन भी बाद में आया तो भी आप एलिजिबल नहीं है, लास्ट डेट तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था।
ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये बात होगी। फिर बात आती है चौथा की विषय के पेपर कब होंगे। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से जिस टाइम टेबल जो आरपीएससी ने दिया है उसके अंदर स्पष्ट तौर पे लिख लिया गया है कि विषय के पेपर फरवरी और मार्च में करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये संभव भी है क्योंकि आरपीएससी ने फॉर्म विड्रॉ का ऑप्शन दिया इसीलिए है कि आरपीएससी क्या करेगी, सारे जो फॉर्म आए हैं उनको चेकिंग करेंगी कि कौन से ऐसे पेपर है जिनमें कॉमन लोग नहीं है। जैसे मान लो कृषि का हो गया, फिजिक्स का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, एक कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले लिया, संगीत का ले लिया, ऐसे करते करते 8-10 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें कोई फॉर्म कॉमन नहीं होंगे, तो उन लोगों को क्या परीक्षा एक दिन में ही करवा देंगे। ऐसे करके आरपीएससी प्रयास कर रही है कि जल्दी पेपर करवाया जाए। ठीक है, तो फरवरी और मार्च आप है वो मान के चलिए, तो आपको जो है वो थर्ड पेपर के बाद में तकरीबन 30 दिन का समय जो है आरपीएससी दे देगी विषय का पेपर करने के लिए। ठीक है, तो ये विषय के पेपर फरवरी मार्च में होंगे और बाकी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। पांचवा बिंदु है आरएस मेंस, एपी या फर्स्ट एड। कई बच्चों के क्या है, प्री आरएस प्री का जो कल रिजल्ट आया उसमें वो प्री पास हो गए। अब वो मेंस की करें या एपी की करें या फर्स्ट एड की करें, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि जिनका मेंस नहीं है और केवल फर्स्ट एड की कर रहे हैं उन लोगों को तो एपी की कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एड की हाल फिलहाल वैकेंसी है नहीं, तो इसके बहाने क्या होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वो दबा के अच्छे से मेहनत करेंगे, तो इसके बहाने उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इनको तो सभी को, फर्स्ट ग्रेड वालों को तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लेनी चाहिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जो ये चाह रहे कि नहीं हम इससे हटना नहीं चाहते, वो अलग बिंदु है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत अंदर लगे तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है 70% लगभग लगभग कॉमन होता है। और बीच में अगर फर्स्ट ग्रेड आ जाती है और फिर आप यहाँ से हट सकते हो, क्योंकि पढ़ा हुआ व्यर्थ तो नहीं जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का सारा कंटेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में आ जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर का अधिकांश कंटेंट आपके फर्स्ट ग्रेड में आ जाता है। तो इसमें तो कोई आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बात ये आती आरएस मेंस के साथ क्या किया जाए। देखो, आरएस मेंस की परीक्षा जो है 27 और 28 जनवरी को प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में 7 जनवरी को ये परीक्षाएं हैं। ठीक है, आरएस मेंस का चौथा पेपर, तीसरा पेपर, दूसरा पेपर, पहला पेपर, इनका सिलेबस बहुत कुछ डिफरेंट है। इनकी अप्रोच लेखन की है, इनकी अप्रोच ऑब्जेक्टिव है। अगर आप बहुत अच्छे सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आरएस मेंस के सीरियस कैंडिडेट हैं, तो मेंस की करिए, क्योंकि मेंस की बूते आप प्रोफेसर का पहला जो तीसरा पेपर है वो ठीक कर लोगे, है ना। और फिर मेंस देने के बाद में आप अपना सब्जेक्ट कर लेना। अगर आप आरएस मेंस के बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो, अगर सीरियस एस्पिरेंट्स का मतलब ये है कि पिछले 1-2 मेंस दिए हुए और कुछ मार्क्स जिन से रहे हुए हैं, तो आप मेंस को फोकस करिए बढ़िया से। और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 7 जनवरी का दे देना, क्योंकि इसमें आपका राजस्थान जीएस पूरा ही कवर हो जाएगा, जो कि आपको आरएस के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर तीनों में फायदा दे देगा। ठीक है, तो लेकिन प्रोफेसर की नहीं करनी है, मेंस की करते रहिए, क्योंकि मेंस के बेस पे आप प्रोफेसर का दूसरा पेपर ठीक कर लोगे। उसके बाद में 27 जनवरी को आप फ्री हो जाओगे आरएस मेंस से। उसके बाद आप अपना एपी का सब्जेक्ट देख लेना। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है आरएस मेंस के, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स है तो। अगर आप प्रोफेसर के सीरियस एस्पिरेंट्स है और प्रोफेसर का सिलेबस पढ़ रखा है और आपने प्रोफेसर की तैयारी पहले भी कई बार कर रखी है, कई बार मतलब 1-2 बार, और आप ठीक ठाक मार्जिन तक या बहुत अच्छे जगह पहुंच गए हैं, अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रखा है, तो आपको आरएस मेंस की तैयारी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर आपने आरएस मेंस से बहुत अधिक वास्ता नहीं है, तो पूरा एपी पे फोकस कीजिए, प्रोफेसर पे फोकस कीजिए, क्योंकि इसका और इसका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो यही मेरी सलाह रहेगी। लेकिन अगर आपने मेंस दे रखे हैं, इंटरव्यू वगैरह दे रखा है, तो आप इसको फोकस करिए आरएस मेंस को। ठीक है, क्योंकि इसके बूते थर्ड पेपर इसका बढ़िया हो जाएगा और फिर 20 दिन बाद ये मेंस दे देना और उसके बाद में फ्री होके फिर सब्जेक्ट पकड़ना, 1 महीने में भी सब्जेक्ट अच्छा कर लोगे आप। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि आगामी 60 दिन को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, आगामी 60 दिन को मैनेज करना, प्रोफेसर बैच के स्टूडेंट है, आपको बहुत अच्छे से आता है। फिर भी कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी चाहिए आपको। देखिए, सभी के बराबर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात है अर्थव्यवस्था की। 20 सवाल यहाँ से आएंगे और आपको समीक्षा ठीक ठाक पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, समीक्षा को बहुत अच्छा कर लोगे और करंट अच्छा होता है तो 40 नंबर का सीधा नंबर, क्या 40 प्रश्नों का कंटेंट बढ़िया हो जाता है। अर्थव्यवस्था के बाद में बात आती है भूगोल की। जिस किसी स्रोत से पढ़ा है उसी से आप वापस पढ़ लीजिए। ठीक है, और तीसरी बात आती है राजस्थान की राज व्यवस्था की। ठीक है,
राज व्यवस्था में भी आपने जो सोर्स पढ़ा है उसको कंटिन्यू रखिए। और चौथी बात आती है राजस्थान के इतिहास की, और फिर आती है संस्कृति की। ठीक है, अब मैं ये सलाह दे देता हूँ, अगर आप कहोगे कि सही सर हमें कोई एक गाइड बता दो, तो एक गाइड अगर मैं कहूँ तो देखो, नाथ की किताबें अच्छी है। नाथ की 2 पार्ट में आई हुई है इसकी, थर्ड ग्रेड की, सॉरी थर्ड पेपर की। तो आप उसमें से है वो इतिहास संस्कृति भी देख सकते हैं, राज व्यवस्था भी देख सकते हैं, ज्योग्राफी भी देख सकते हैं, और अर्थव्यवस्था के लिए अलग से समीक्षा देख लो। ठीक है, अगर आप अलग अलग किताबें पढ़ना चाहेंगे तो अभी आप भूगोल की नई किताब लाओगे तो वापस आगे चेंज करनी पड़ेगी। राज व्यवस्था की किताब मैंने खूब बता रखी है, आप लोगों के पास में होगी कोई न कोई, तो वो पढ़ लेना। और एक गाइड पढ़ना चाहो तो नाथ की पढ़ लेना, और भी आपको कोई पसंद है तो वो आप देख लेना। मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छी किताब है आज की तारीख में। अब इसमें से आपको किस पे कैसे फोकस करना है, देखिए अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं तो समीक्षा पढ़नी, सबसे पहले आपको यही भाग अच्छा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको भूगोल देखना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में भी पूरे पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में राज व्यवस्था को करना चाहिए, और इतिहास पे थोड़ा सा कम जोर देना चाहिए, क्योंकि इसके 10 सवाल आएंगे, इसके भी 10 आएंगे। तो इसकी दोनों की बहुत अधिक किताबें पढ़ने की बजाय अगर आप दिशा 2020 या दिशा के पुराने पेपर लाके अगर इनका अभ्यास ही कर लेते हैं, तो भी इनके अच्छे खासे सवाल आप फंसा लेंगे। ठीक है, इनका तो अभ्यास ही कर लीजिए, इन तीनों को प्रॉपर तरीके से गाइड से देख लेना। तो दिशा में तो क्या, वैसे सारा अभ्यास ही आ जाता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, कंटेंट में एक आधी गाइड लाके पढ़ लेना, अभी इतना समय हमारे पास है नहीं। अच्छा, अगर आपने ऑनलाइन वगैरह कहीं से पढ़ रखा है और आपके पास में नोट्स वगैरह है, तो नोट्स पढ़ लेना और किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी ऑनलाइन का सोच रहे हैं तो मैं अभी तो आपको मना ही करूंगा, मना इसलिए करूंगा क्योंकि अभी इतना समय है नहीं कि आप जो है वो ऑनलाइन पढ़े। अच्छा, ऑनलाइन कोई सेगमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको लगता है कि मैं अर्थव्यवस्था कर लूं या कोई राज व्यवस्था कर लूं, कोई भाग किया जा सकता है। पूरा कोर्स अगर आप अभी ऑनलाइन लेके पढ़ेंगे तो कब लिखोगे और कब उसको रिवीजन करोगे, इतना समय हमारे पास में है नहीं। तो बेहतर ये होगा कि अभी ऑनलाइन कोच से बचे, अभी आप कोचिंग से भी बचे। ठीक है, क्योंकि ये फायदेमंद अभी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास पहले से नोट्स उपलब्ध है और आपने नोट्स पढ़ रखे हैं, तो मैं कह रहा हूँ अपना कंटेंट चेंज मत करना, उसे कंटिन्यू करते रहना, उसी को आप आगे बढ़ाना। ठीक है, अब बात ये आती है कि अभी अगर आपने कोर्स ले रखे हैं, कर रखे हैं, पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत रहा हुआ है, तो आप उसको पूरा कर लो जल्दी, 10-15 दिन के अंदर। लास्ट में जो आपका दिसंबर का जो महीना है वो, और 15 नवंबर के बाद में लिखना करना बंद कर देना, उसके बाद केवल और केवल रिवीजन नहीं करना। ठीक है, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, अगर कहीं ज्वाइन कर रखी है तो टेस्ट आप दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट देने से आपको अर्थव्यवस्था वगैरह की चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है। इसका आइडिया हो जाता है कि किस किस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई टेस्ट है वो दे दीजिए आप, कोचिंग आप करना मत, अभी करते भी हो और पहले से कोई चल रही है तो 15 नवंबर तक कृपया करके उसको फिनिश कर देना। 15 नवंबर के बाद में आप केवल और केवल अपने नोट्स, अपने कंटेंट को जो पहले से पढ़ते आ रहे हो उसी को पढ़ते रहना, कंटेंट आप चेंज मत करना, क्योंकि चेंज कर दिया तो उसका 4-5 बार रिवीजन नहीं होगा, अगर बिना रिवीजन के कंटेंट कोई काम का नहीं। तो बेहतर यही होगा कि आप 15 नवंबर तक लिखने करने का, कोचिंग का काम फिनिश करना। अगर कोई टॉपिक रह भी जाता है तो मैं तो यही सलाह दूंगा आप अपने लेवल पे कर लेना, उस टॉपिक को करने के चक्कर में कोचिंग के गोते खाना या वीडियो देखना वगैरह ये बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा समझदार बनना, और टेस्ट वगैरह कहीं दे रहे हो तो वो देते रहना, उसमें कोई बड़े इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कंटेंट की बात थी जो मैंने बताई, ऑनलाइन बुक्स, टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें आ गई। अब बात ये आती है कि इन 60 दिनों में इसको मैनेज कैसे करना है। मैनेज करने का बहुत आसान तरीका है। देखिए, पूरे कोर्स का, पूरे प्रोफेसर का तकरीबन 25% योगदान जो है वो थर्ड पेपर का है। ठीक है, तो आपको उसको ठीक से करना बहुत जरूरी है। चूंकि 7 जनवरी को उसका पेपर है, तो मैं तो यही कहूंगा आपके दिन का मोस्ट ऑफ टाइम, लगभग 5-6 घंटे, आपको 4-5 घंटे डेफिनेटली इसी को देने चाहिए, है ना। और उसमें आप 2-2 सब्जेक्ट एक साथ ले सकते हो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ले लिया और भूगोल के लिए जो भी आपके पास मौजूदा किताब है उसको लेके आप इस दोनों को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ये दोनों पूरे होते फिर ये कर लो, फिर इसका अभ्यास कर लो, साथ में है वो 1-2 घंटे रेगुलर करंट पढ़ते रहो, करंट को रेगुलर कर लो और 2 सब्जेक्ट ले लो, तो 3 एक साथ चलते रहेंगे आपके। तो डेली कम से कम जो आपका दिन में जितना भी स्टडी टाइम है उसका हाफ टाइम तो कम से कम आप थर्ड पेपर को दो, आपसे अधिक ही दीजिए। और थर्ड पेपर बहुत अच्छा है तो अलग बात है, बाकी अगर थोड़ा बहुत भी कमजोर है तो आपको इसको है वो अपने टोटल दिन में अध्ययन समय यूं है कि जैसे गृहिणी है तो उसके पास अध्ययन समय कम होता है, जैसे आपके वो
सर्विस पर्सन है उनके पास अध्ययन समय कम होता है, क्योंकि अभी आचार संहिता है तो आपको छुट्टियां भी नहीं मिलेगी, छुट्टियां भी 15 दिसंबर के बाद ही मिलेगी, उस समय बाद आप ले भी सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। और डेली 2-3 घंटे मैं ये मानता हूँ कि आप आपका विषय भी देखते रहिए, एक पेपर तो कम से कम देखते रहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि लगभग आप है वो एक पेपर जो है वो आप देख लोगे, 25% ये देखते रहोगे तो तकरीबन 60% सिलेबस साथ में चलता रहेगा। और फिर जैसे ही थर्ड पेपर हो जाता है उसके बाद में आप है वो सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर पे फोकस करना। तो मेन फोकस आपका रहना चाहिए अभी थर्ड पेपर पे, और 1-2 घंटे आप एक पेपर आप ले सकते हो। जैसे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपको जैसे इतिहास दर्शन को आप डेली 1-2 घंटे दे दो, वो पूरा होता है तो फिर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को 1-2 घंटे दे दो, और फिर वो पूरा होता है तब तक आप है वो शायद थर्ड पेपर हो जाएगा, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेना। जैसे आप पॉलिटी के स्टूडेंट है तो पॉलिटी में जो भी आपको टफ पार्ट लगता है वो पार्ट आप अपने साथ इसके साथ चलते रहने दो, वो पूरा होता है तब एक दूसरा पार्ट और ले लो, वो फिर दूसरा होता है तब तीसरा पार्ट और ले लो, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आप इसको देना। ऐसा भी मत करना कि पूरा टाइम थर्ड पेपर को दिया, सब्जेक्ट बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल मत छोड़ना। 1-2 घंटे सही बट सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत टच में जरूर रहना, और अधिकांश समय आप थर्ड पेपर को देना। और थर्ड पेपर में भी आप, मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि जैसा हल्का टाइम होता है फ्री टाइम तो उसमें करंट अफेयर देखते रहे, और जैसे ही थोड़ा बहुत स्टडी टाइम होता है उस समय आप 2 या 1 सब्जेक्ट साथ में जरूर लें। और लास्ट के 5-7 दिन जो बचेंगे आपके, है ना, उस समय ये प्रैक्टिस सेट लेके आए और पूरे प्रश्नों की ठीक से प्रैक्टिस कर ले। लास्ट 5-7 दिन यही करना है आपको, ठीक है। 15 नवंबर तक कोचिंग वगैरह सब खत्म कर देना। 15 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक ये सिलेबस को 1-2 बार कोशिश करना पढ़ने की, और दिसंबर के अंदर फिर आपके जब ये हो जाता है फिर 6-7 दिन तक प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी राजस्थान के पुराने पेपर्स की पुस्तकें आती है उनको लाके और ठीक तरीके से उसका रिवीजन कर लेना। एग्जाम रिव्यू भी आता है किताब, एक लक्ष्य की भी आती है, एक दिशा की भी आती है, उनकी प्रैक्टिस कर लेना लास्ट 6-7 दिन तक, क्योंकि मोस्टली इनमें प्रश्न रिपीटेड ही आते हैं, ठीक है, आर्थिक समीक्षा को छोड़ के। तो ये सब चीजें कर लेना, आपका ये डेफिनेटली बढ़िया चला जाएगा, है ना।